नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। चंडीगढ़ में लॉकडाउन की जगह अब वीकेंड कर्फ्यू उल्लंघना की तो खैर नहीं। अंतिम संस्कार में भी घपला, नगर निगम के पास नहीं जवाब। हर दिन लाखों का हो रहा गोलमाल सेक्टर 25 के शमशान में। और ट्राई सिटी में 2446 नए मामले, 21 लोगों की हो गई मौत। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालात यह है कि हर दिन मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जहां तक कि चंडीगढ़ की बात करें तो 24 घंटे में चंडीगढ़ में 890 नए कोरोना पेशेंट आ गए और 8 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 549 हो गई है। यदि बात करें ट्राई सिटी की तो ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 2446 नए मामले सामने आए हैं और 21 लोगों की मौत हो गई है। अब तक ट्राई सिटी में 1455 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। पंचकुला में गुजरे 24 घंटों में 629 नए मामले सामने आए और 4 लोगों की मौत हो गई है, जहां अब तक 240 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। मोहाली में सर्वाधिक 927 नए मामले 24 घंटों में आए हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 666 तक पहुंच गई है। वहीं अगर बात करें चंडीगढ़ की तो प्रशासन लॉकडाउन को लेकर सख्त हो गया है। अब वीकेंड में लॉकडाउन नहीं बल्कि शहर में कर्फ्यू माना जाएगा। शहर में धारा 144 भी लगा दी गई है, जिसके बाद अब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर रोक रहेगी। यदि कोई भी इस धारा 144 की उल्लंघना करता दिखेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दुकानें पहले की तरह सभी बंद रहेंगी, लेकिन शाम को पुलिस का नाकेबंदी हो जाएगी, जिसके बाद उल्लंघना करने वाले की अब खैर नहीं। क्या क्या होगा आइए देखते हैं। बात हो रही है कोरोना की तो आपको बता दें कि शमशान घाट में भी अब मुर्दों को जलाने के लिए मारामार हो रही है, जिसके चलते अब शमशान घाट में भी मुर्दों को जलाने की फीस को लेकर गोलमाल हो रहा है। एक आरटीआई चंडीगढ़ नगर निगम के लिए डाली गई थी, जिसमें नगर निगम से पूछा गया था कि क्या शमशान घाट नगर निगम के अधीन आता है, तो उसमें जवाब मिला कि शमशान घाट नगर निगम के अधीन तो आता है, लेकिन इन संबंध में कोई भी जानकारी देने में कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया। बात करें शमशान घाट की तो यहाँ 25 से 30 हर रोज शवों का दाह संस्कार होता है। लकड़ियों का ठेका किसे दिया गया है, शमशान घाट में संस्कार की फीस क्या है, शमशान घाट में चार्जों के चार्ज क्या हैं, समय अवधि क्या है, ये कुछ भी किसी को नहीं पता। सब गोलमाल है। पिछले कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। शमशान घाट में शवों के ऊपर चढ़ाए जाने वाले चादरें और शॉलें कहाँ जाती हैं, इसका भी कोई हिसाब नहीं। लाखों का गोलमाल है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि शहर के शमशान घाटों पर पहले के मुकाबले 2 गुना संख्या में हर रोज दाह संस्कार हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि शहर के शमशान घाटों का संचालन कौन कर रहे हैं, ये शहर के नगर निगम को पता नहीं है। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है एक आरटीआई के जरिए। आरटीआई आवेदक श्याम सुंदर शर्मा ने आरटीआई में पूछा था कि क्या शमशान घाट नगर निगम द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं या किसी एनजीओ को इसके संचालन का ठेका दिया गया है। यदि हाँ तो ठेका सालाना कितने रुपए में दिया गया है, दाह संस्कार के लिए कितने पैसे दिए जा रहे हैं, शमशान घाट का समय क्या निर्धारित किया हुआ है, वहीं शव के दाह संस्कार के समय जो सामान दिया जा रहा है उसकी रसीद दी जानी चाहिए या नहीं। आरटीआई में ये भी पूछा गया था कि दाह संस्कार करने वालों को वॉचमैन को 200 रुपए देने होते हैं, क्या ये न्यायपूर्ण है या नहीं। आरटीआई के जरिए पूछे गए इन सवालों के जवाब में नगर निगम अधिकारी, अभियंता एवं केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी की तरफ से कहा गया कि पूछे गए सवाल उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर नगर निगम शहर के शमशान घाटों को नहीं देख रहा
तो फिर कौन देख रहा है? ऐसा कौन है जो बिना नगर निगम को सूचित किए इन शमशान घाटों में दाह संस्कार कर रहा है? इसी को लेकर हमने बात की चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा से। तो उन्होंने कहा, वैसे तो शमशान घाट का रखरखाव नगर निगम करता है, लेकिन दाह संस्कार पुरोहित करते हैं। लकड़ियां वो ठेकेदार या फिर हॉर्टिकल्चर के जरिए लेते हैं। नगर निगम के पास वैसे तो सारा जितने भी शमशान घाट है, कई गाँव में भी है छोटे छोटे, वो भी नगर निगम के अंडर है। मगर मेजर सेक्टर 25 में मनी माजरा में वो इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 में जो है दड़वा के पास ये जो है जो ऑपरेशनल है, जहाँ पे आजकल जो अपना डेड बॉडी जहाँ पे जलाई जाती है, तो ये मेन काम कर रहे हैं। सर यहाँ पर जो लकड़ियाँ वगैरह आती है वो कहाँ से आती हैं सर? देखिए वो वहीं पे कुछ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जैसे जलाने वाली जो होती हैं वो वाली होती हैं, कुछ वो बाहर से ख़रीदते हैं। तो वो जो वहाँ पे देख रेख करते हैं एनजीओ के अंडर, जिनके अंडर है वही प्रोवाइड करवाते हैं, वही मंगवाते हैं। अच्छा, मतलब वो पेबल है, मतलब वही आएगा तो उसके पे करना पड़ेगा? वो पेबल उसमें होता है, कुछ चार्जेस वो लेते हैं उसके लकड़ी वगैरह के, तो वो वहाँ पे जो व्यवस्था देख रहे हैं वही चलाते हैं। सर अपना निगम के भी एम्प्लॉय वगैरह? निगम के एम्प्लॉई जो सफाई साफ़ सफाई व्यवस्थाएँ बाकी सारी है, चाहे वो लाइट की व्यवस्था है, वहाँ शेड बने हैं। अभी पीछे हमने 25 सेक्टर में एक काफ़ी बड़ा वो प्रेयर के लिए जो है एसी हॉल भी बना के वहाँ पे दिया। ये सारी व्यवस्थाएं जो कॉर्पोरेशन की तरफ से रहती हैं। सर अपना यहाँ पे जो अपना राख वगैरह होती है और जो अन्य मेंटेनेंस का खर्चा बना खर्चा होता है इनका अपना, वो सर वो भी सारा मेंटेनेंस सारी कॉर्पोरेशन करती है। जितने भी ये अपना क्रिमेशन ग्राउंड है, इनकी मेंटेनेंस जो है वो कॉर्पोरेशन ही करके देती है सारी। वहीं जब हमने सेक्टर 25 शमशान घाट के पुरोहित गुलशन शर्मा से बात की, तो उन्होंने बताया कि वे सन 1960 से सेक्टर 25 शमशान घाट में दाह संस्कार करवाते आ रहे हैं। उनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पर दाह संस्कार करवा रही है। पूरी विधि और लकड़ी के लिए मृतक के परिजनों से 3000 रुपए लिए जाते हैं, जिसकी बकायदा रसीद भी दी जाती है। प्रत्येक शव के दाह संस्कार में लगभग 4.5 क्विंटल लकड़ी लगती है। जब तक शव पूर्ण रूप से स्पुर्द खाक नहीं होता, तब तक उसमें जितनी लकड़ी या सामग्री लगती है वह डाली जाती है। साथ ही पुरोहित गुलशन ने बताया कि संस्कार के बाद जो भी राख और अस्थियां बच जाती हैं, उन्हें हरिद्वार में जल प्रवाह किया जाता है। यही नहीं, जिनके पास पैसे नहीं होते और गरीब होते हैं, उनका मुफ्त में दाह संस्कार करवाया जाता है। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर 25 ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੇ उसके बाद ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕੇ ਰੂਮ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ कर्म करता आ रहा। और उसके बाद साडे परिवार ने चौथी पीढ़ी काम कर रही है। उसके बाद अपना इत्थे परिवार सारा करना, लवार सबोडी आती है, वह असीं अद्धा रेट रखा हुआ है, लकड़ी प्रोवाइड कराते हैं। साडा किसी का ऐसी कोई बात नहीं, देखिए आप संस्कार बिल्कुल प्रॉपर तरीके नाल इत्थे किया जाता। और उसके बाद साडे वर्कर जिहड़े हैगे हैं, साडे कोल 17 वर्कर है इत्थे साडे कोल काम करते हैं। रात का चौकीदार भी 2 रखे हुए हैं। अगर बात की जाए तो जैसे लकड़ी के, तो लकड़ी के कितने क्या चार्जेस होते हैं और क्या कुछ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कई सवालों में आ रहा है कि यहाँ पर अधिक रेट लिया जाता है दूसरों से। लकड़ी का हमारा 3000 का रेट है, जिसके अंदर हमारे लड़के जो लकड़ी ऊपर से गिरते हैं, लगाते हैं, और उसके बाद जो रात को चौकीदार संभालता है, सारा 3000 के बीच में ही आता है। तो लगभग कितने टन लकड़ी लगती है इनकी? अगर बात इसमें 10.5 मन लकड़ी लगती है, 4.5 क्विंटल लकड़ी लगती है एक बॉडी को। और जिस तरह से संस्कार के बाद जो ये राख बच जाती है, तो इसका भी आप विसर्जन वगैरह करने जाते हैं? सब 50% लोग राख लेके जाते हैं, 50% लोग राख यहाँ छोड़ जाते हैं, जो हम 15 दिन के बाद गाड़ी बुला के सारी इकट्ठी करके घर में प्रवाह करते हैं। अस्थियाँ जो बच जाती हैं वो हरिद्वार हम 15 दिन के लिए लेके जाते हैं, प्रवाह कराते हैं। तो यहाँ पर जो भी पैसा दिया जाता है, चाहे वो लकड़ी का है या संसार का है, तो उसकी पर्ची वगैरह दी जाती है? बिल्कुल, पर्ची रसीद दी जाती है। तो बाकायदा यानी कि वो रसीद के थ्रू ही सारा कुछ होता है? रसीद के थ्रू सब कुछ होता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि कुछ भी लेंगे तो उसकी आप रसीद देते हैं? बिल्कुल। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ की, तो वो भी आप लोग देखते हैं? टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर? सफाई कर्मचारी कॉर्पोरेशन के हैं जी। जो हमारे एम्प्लॉय चौकीदार है, लकड़ी लगाते हैं, लकड़ी गिरते हैं। हमारे पास 17 वर्कर हमने रखे हुए हैं।
साथ ही पुरोहित गुलशन कुमार ने बताया कि कोरोना काल से पहले 14 से 15 शवों का संस्कार प्रतिदिन किया जाता था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते आए दिन 35 से 40 शवों का दाह संस्कार किया जाता है और कोरोना संक्रमित शवों के लिए अलग से शेड बनाए गए हैं, जहां पर पूरी सेफ्टी के साथ दाह संस्कार किया जाता है। शवों के संस्कार के बाद उस जगह को बार बार सैनिटाइज भी किया जाता है। कोरोना महामारी में पहले जो डेथ रेट थी यहाँ पे, उस पहले 15 या 14 की थी, अब तो डेथ रेट 35-40 की बॉडी आ रही है। मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी कम से कम लोग आएँ और अपना बचाव करें। पीपी किट पहन के संस्कार कराते हैं हमारे वर्कर, वो भी पीपी किट पहन के आए और सैनिटाइजर साथ में, जैसे उनका बचाव हम भी अपना बचाव रखेंगे। काम तो हम करते ही, लेकिन बचाव तो हमने अपना करना है। महामारी के दौर में शहर की शमशान घाटों पर शवों के दाह संस्कार की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, लेकिन जिस तरह से शहर के शमशान घाटों के संचालन को लेकर आरटीआई और मेयर के बयान में विरोधाभास है, कई सवाल खड़े करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। अपने आप को पूजा महंत कहने वाला किन्नर असल में नकली है, यह आरोप लगाए हैं दूसरे ग्रुप ने। किन्नर ग्रुप का यह कहना था कि कुछ लोग अपने आप को किन्नर बताकर दूसरे गिरोह का संचालन कर रहे हैं। आरोप है कि ये लोग जबरन जरूरतमंदों का लिंग परिवर्तन करते हैं और उन्हें किन्नर बना देते हैं, जिसके बाद वे लोगों से बधाइयाँ इकट्ठी करते हैं। उनका मांग है कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो और किन्नरों के नाम पर ठगी करने वालों को पर्दाफाश किया जाए। उस बंदे ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी, ठीक है। 2020 में इन्होंने मेरा लिंग परिवर्तन करवाया, मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझे घसीटा गया, मुझे धमकियाँ दी गई। अगर मैं इसकी शिकायत या उनके बारे में किसी को बताती हूँ तो मेरी फैमिली को मारने की धमकियाँ दी इन्होंने और मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी। मैं चुपचाप रही। आज तक इनके जितने भी इनकी कॉन्फ्रेंसें होती रही, इनके जितने लड़ाई झगड़े होते रहे और किन्नरों के साथ, आज तक मैंने इनका साथ दिया, ठीक है ना। इन्होंने मोहरा बना के मुझे आगे किया हुआ था। ये मेरी कभी उंगलियां तोड़ देते थे, कभी मेरा कुछ तोड़ देते थे। क्यों ऐसा करते थे? हाँ जी, ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे ताकि ये मतलब मुझे कोई क्षति पहुंचाए और इसका ब्लेम ये दूसरे किन्नरों के ऊपर लगाए जिनसे इनकी रंजिश तक चलती है, ठीक है। 2009 में भी इन्होंने किसी बंदे का लिंग परिवर्तन करवा दिया था और अब जब ये मुझे लगा कि मेरी जान को खतरा है, नेक्स्ट स्टेप इनका ये था कि हम मनीषा को जान से मार देंगे और किसी और किन्नर के ऊपर इसका ब्लेम लगा देंगे। अब जब मुझे अपनी जान को खतरा लगने लग गया तो मैंने इनके पास से मैं निकल के अपनी फैमिली के पास आ चुकी हूँ, ठीक है। और मैं आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, मेरा मेन मोटिवेशन ये था कि इन फ्यूचर अगर मैं मर जाती हूँ या मुझे कोई मार देता जान से, इसका ब्लेम सारा के सारा पूजा किन्नर और इसके जितने साथी हैं, उन क्या कहते हैं, जितने इसके चेले हैं या जितने इसकी गैंग में हैं, इन्होंने एक नकली गैंग बना रखी है, वो जिम्मेवार है। अभी मैं रिसेंटली की बात बताती हूँ। एक जस्सी नाम का लड़का है जो कि गंडा खेड़ी से बिलोंग करता है। अभी भी उसको मैक्सिमम 2-3 मंथ्स हुए, उस बंदे का भी, उस लड़के का भी इन्होंने सेक्स चेंज किया। वो इनके डेरे में रहता है, सनी में रहता है, सनी निकलेव में, ठीक है। या सर ये बच्चों को गुमराह करते हैं, बच्चों को पहले प्यार करते हैं, लड़कों का प्यार करते हैं, है ना। जो लाइक लड़के होते हैं उनको पहले प्यार करते हैं, जो इनको अच्छे लगते हैं, फिर उनको नशा देते हैं, नशा के कुछ देकर उनका बाद में लिंग परिवर्तन करवा देते हैं। ना वो बेचारे यहाँ के रहते हैं, ना वो बेचारे वो वहाँ के रहते हैं। फिर उनको धमकियाँ दी जाती हैं, अगर इसकी कंप्लेंट कहीं बताई तो तुम्हारी फैमिली को हम उठवा देंगे, तुम्हारी फैमिली को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, ये ऐसे करके धमकियाँ देते हैं। इनके साथ कोई डॉक्टर की टीम भी शामिल है? बिल्कुल, इनके पास इनके अपने पर्सनल डॉक्टर्स हैं जो इस क्राइम में, ठीक है ना, इनका साथ देते हैं। आप किस एज ग्रुप में इनके साथ इनके संपर्क में आई थी और तब से लेके आज तक अपने आप को आवाज़ क्यों उठाई, अब उठा रही? जी, मैं वर्ष 2020 में इनके संपर्क में आई थी जब इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी। तो तब अपने आप को कहते दीदी, अब जब इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्राइम कर दिया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि धमकियाँ दी गई मुझे, है ना, मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया, मेरे से झूठे सच्चे बयान दिलवाए गए और किन्नरों के बारे में कि तो इन्होंने मेरे हाथ पैर तड़वा दिए और जब मुझे मारते थे, पीटते थे और मुझे सिविल में जब दाखिल करवा देते थे तो ये सारा के सारा मतलब क्या कहते थे, ब्लेम और किन्नरों के ऊपर लगा देते थे, मुझे मोहरा बना के। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए लोगों में कोरोना के प्रति डर बस गया है। कोरोना की खबर आते ही लोग सीधे पीजीआई को भागते हैं।
लेकिन पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगतराम का ये कहना था कि 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डर के मारे पीजीआई का रुख करते हैं। असल में वे लोग घर पर ही रहकर कोरोना से निजात पा सकते हैं। क्या कहा पीजीआई के निदेशक ने, आइए सुनते हैं। ये मैं समझता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव लेबोरेटरी रिपोर्ट से आ जाता है तो उनको सब लोगों को हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जो माइल्ड होते हैं। माइल्ड का मतलब है जैसे उनका सेचुरेशन नॉर्मल है, नॉर्मल सेचुरेशन 95 से लेके ऊपर नॉर्मल होती है। अगर सेचुरेशन उनकी 94 या उससे नीचे गिर जाती है तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है टम्परेचर है। अगर टम्परेचर 101 102 है और पैरासीटामोल से काबू में आ सकता है या कंट्रोल हो सकता है तो उनको भी हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि आप घर में ऑक्सीमीटर रखें जिससे कि हम ऑक्सीजन सेचुरेशन को माप कर सकें, और साथ साथ में थर्मामीटर भी रखें ताकि टेम्परेचर भी हम ले सकें। और 4 घंटे बाद हम अपना टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, और जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 6 मिनट वॉक के बाद में भी हम ले सकते हैं, दिन में कम से कम 1 से 2 बार। अगर सेचुरेशन 94 से कम गिर जाती है और टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है, 101 102 रहता है और पैरासीटामोल से भी काबू में नहीं आता है, तो वैसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और हो सकता है काफ़ी चांसेस होते हैं कि ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। सर एक सवाल हो रहा है कि मरीजों की अगर बोझ की बात की जाए तो संख्या इसके अंदर बढ़ रही है। चंडीगढ़ पीजीआई में काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं, तो अभी स्थिति क्या है कोविड हॉस्पिटल की पीजीआई की? देखिए, एक अच्छी बात तो ये है कि चंडीगढ़ में, चाहे वो पीजीआई चंडीगढ़ में हो या बाहर हो, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दूसरा जो नंबर हमारे पास पीजीआई में आ रहे हैं, हमारे पास मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट आ रहे हैं और वो उनके लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए वेंटिलेटर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन तो सभी को मिलती है और वेंटिलेटर पे सब लोगों को इंडिकेशन भी नहीं होता है। जो डिटीरियोरेट होते हैं तो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो पीजीआई तो बिल्कुल एक ओवरबर्डन्ड है और जो इसका जो असर पड़ा है वो नॉन कोविड पेशेंट पे पड़ा है, क्योंकि जो हमारे पास पीजीआई में जो इमरजेंसी आती है वो नॉर्दर्न स्टेट से और काफ़ी सारे दूर दूर से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई पार्ट से आती हैं। तो उस पर काफ़ी डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो एक मोर्टेलिटी होती है, डेथ होती है, वो उन लोगों में भी काफ़ी है। तो इसलिए हमें तो हर एक स्टेट को चाहिए कि वो अपने पेशेंट को ट्रीट करें, और अगर पीजीआई में कोई सीरियस पेशेंट आपने भेजना भी है तो डेफिनेटली आप हमारे डॉक्टरों से बात करें ताकि पेशेंट को कोई डिफ़िकल्टी ना आए, कोई दिक्कत ना आए और आसानी से हम दाखिल कर सकें। बाल भवन और इंदिरा हॉलिडे होम के बाद अब शहर के सेक्टर 43 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक मिनी कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन ने यूनाइटेड सिख संस्था को इसकी अनुमति दी है। यूनाइटेड सिख संस्था इस संबंध में चंडीगढ़ में आकर सेक्टर 43 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नए कोविड सेंटर का रूप देने में जुट गई है। क्या चल रही है कार्रवाई, आइए देखते हैं। ट्राई सिटी में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। कालका के विधायक रहे प्रदीप चौधरी ने इसका हल निकालने का प्रयास किया है। उन्होंने कोरोना ग्रस्त मरीजों को फ्री ऑक्सीजन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उनका कहना था कि 80 से कम आ रहे ऑक्सीजन लेवल के बाद लोग उन्हें फ़ोन कर ऑक्सीजन की मदद ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 7671000009 पर कॉल करनी होगी। हमने यहाँ पे अपनी कालका विधानसभा के लिए हमारे यहाँ के विधायक भाई प्रदीप चौधरी जी की विशेष रूप से मदद के द्वारा और उनके सहयोग के द्वारा जो ये कोरोना महामारी चल रही है, जो लोग
अब यहाँ हॉस्पिटल में जिनको जगह नहीं मिल रही और उनको घर में आइसोलेट करने के लिए कहा जा रहा है और उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है 80 से कम, उनके लिए हमने विशेष तौर पे यहाँ से अपनी फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए की सेवा लंगर लगा रखा है, क्योंकि जो ये सरकार है ये पूरी तरह से ये लोगों को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और यह जो बीड़ा हमने बहन शैलजा जी के नेतृत्व में और भाई प्रदीप चौधरी जी के प्रयासों द्वारा, मदद द्वारा, फाइनेंशियली मदद द्वारा भी उन्होंने यह सिलेंडर हमें 50 सिलेंडर खरीद के दिए, जिसके कारण हम ये सब संभव हो रहा है और कर पा रहे हैं। और जल्द ही हम आज या कल से ही जो कोरोना पेशेंट जो उसमें मेडिसिन दवाई इस्तेमाल होती है और जो असमर्थ लोग हैं वो उसको खरीद नहीं सकते, तो वो आज उसकी किटें बन के भाई प्रदीप चौधरी जी के द्वारा हमारे पास आ जाएंगी और हम कल से वो भी गरीब लोगों को मुफ्त में देंगे। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21.0 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 51% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं और रुक रुक कर बारिश की संभावना है, जिसके बाद रात के तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन दिन के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना इतना घातक नहीं जितना कि हम समझ चुके हैं। आप कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं, सिर्फ आपको सतर्क होना है। कोरोना से लड़ाई में खुद भी शामिल हों और दूसरों को भी शामिल करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, वैक्सीनेशन लगाएं और लोगों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करें। फिर मिलेंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।